हेलो एवरीवन। हम लोग अपनी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारी कंट्री जो साउथ एशिया में डिस्कस करने के लिए है वो है नेपाल। नेपाल ना शुरू से ही एक हिंदू किंगडम है। अब हिंदू किंगडम इसको बोलने का पता है क्या मतलब है? तुमसे पूछा जा सकता है हायर स्टैंडर्ड में कि नेपाल को हिंदू किंगडम क्यों बोलते हैं। हमारे यहाँ पूजनीय भगवान कौन कौन से होते हैं, ज़रा कोई मुझे नाम बता सकता है क्या? पूजनीय भगवान पूरे पूरे इंडिया में, पूरे भारत में। राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, गणेश जी। माताओं में जो भी आप इमेजिन कर सकते हो, माता रानी, विष्णु जी, माता रानी, सारे हाँ, दुर्गा माता, काली माता। ठीक है, आपने वो भी सुना होगा जिसको काली माता को जिनका जो रुद्र रूप होता है उनको माता चंडी भी बोलते हैं, है ना? तो है ना, अलग अलग स्टेट में, यूपी में और एमपी में ये बहुत कॉमन टर्म है कि चंडी माता भी बोलते हैं उनको, जिनका रुद्र रूप आ जाता है। ये सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस ना, ये सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस और स्पेशली दशहरे का त्यौहार ये वहाँ पर मनाया जाता है नेपाल के अंदर। यानी कि नेपाली जो लोग होते हैं ना, ये सारे के सारे हिंदू परंपरा को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। ये वाली बात मैं ऐसे बता सकता हूँ, जैसे दिल्ली में मैं रहता हूँ तो जनरली यहाँ पर जो एरिया में काम करने वाली जितनी भी आती हैं वो नेपालन होती हैं। घरों में जो मेड आती हैं या फिर जो गाड़ी की साफ़ सफाई करते हैं वो नेपाली होते हैं। कभी तुम्हारे घर पे कोई मेड नेपालन आए ना, जनरली सबका एक कॉमन नाम होता है सुनीता, ठीक है? तो अगर वो आए काम करने तो कभी उनसे पूछना कि तुम्हारे यहाँ मतलब जो नेपाल है वहाँ पर तुम लोग कौन से गॉड को और देवी देवताओं को पूजते हो, मानते हो, तो वही यही बताएंगे जो हमारे घर में होते हैं वही उनके घर में होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब हमारे घर पे कभी भी कोई भी फंक्शन होता था तो वो जो मेड जितनी होती थी नेपाल ने, वो सारी की सारी चीज़ें जानती थी। मम्मी के साथ हाथ बंटवा लेती थी, आज भी बंटवाती हैं कि जब भी माता को कोई चुन्नी पहनानी होती हैं तो भाभी ऐसे तिलक कर दो, ऐसे कर दो, नीचे आसन बिछा दो, लाल कपड़ा बिछा दो, तो वो जानती हैं। ये एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल देकर मैंने तुम लोगों को समझाया कि नेपाल हिंदू किंगडम क्यों है। ठीक है, छोटा सा एग्जाम, मतलब छोटा सा मैंने एक बात करी है यहाँ पर, लेकिन ये हिंदू किंगडम क्यों है ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पास्ट में ही ऐसा था, उसके बाद इनको ये नहीं लिखना चाहिए था। अब ये नॉनसेंस लिखा है एनसीईआरटी ने, नेपाल वॉज अ हिंदू किंगडम इन द पास्ट एंड देन अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। दो बातों की कोई सेंस ही नहीं है, ये तो वही बस्ती वाली बात कर दी। क्यों क्या शेष, कोई सेंस है इस बात की? हिंदू किंगडम और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में क्या कंपैरिजन या फिर कोई क्या डिफरेंस है बताओ, या फिर क्या सिमिलरिटी? ये तो दो अलग अलग बातें हो रही है ना। नेपाल एक हिंदू किंगडम था, आज भी है, डोंट वरी। उसके बाद ये ना कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना। अब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ, टर्म्स को तोड़ के देखो। मोनार्की का मतलब क्या होता है? मोनार्की में दो लोग हो सकते हैं, या तो राजा या रानी। अब अगर इसके आगे मैं वर्ड जोड़ दूँ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, यानी कि राजा और रानी आर बाउंडेड बाय अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, जो कि उनकी कंट्री में या किसी भी कंट्री के अंदर कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन की किताब, यानी कि रूल बुक से वो बाइंड होंगे अपनी मर्जी का। ऐसा नहीं कि किसी को भी सज़ा दे दी, किसी का कुछ भी कर दिया। अब राजा कितनी भयंकर सज़ा दे सकता है, ज़रा मुझे कोई बता सकता है इस बारे में? राजा कितनी भयंकर सज़ा दे सकता है किसी को? हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सज़ा क्या हो सकती है? डेथ। लेकिन डेथ कैसी? फांसी लटका कर दूँ, गोली मार कर दूँ, बाण चलाऊँ, तीर चलाऊँ, क्या? एक सेकंड। हाँ, एक कौन सर वाली बात कौन बेस में? सर कलम। इसके लिए टर्म यूज़ होता है जो कि हम इंडियन पॉलिटी के अंदर भी पढ़ेंगे। मैं यही चाह रहा था मैं। इसको हम लोग कहते हैं गिलोटीन। ये टर्म वैसे तो अगर आप थोड़ा बहुत बेसिक लेवल की एनसीईआरटी कवर कर चुके हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। 9th क्लास में जो सोशल साइंस थी वहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के चैप्टर में ये चीज़ होती है कि वहाँ का राजा लोगों को सज़ा ऐसी देता था गिलोटीन करके। आई थिंक उसका नाम, आई थिंक नहीं, पक्का गारंटी उसका नाम यही था, लुई 16, बर्बन फैमिली से वो था। ठीक है, शुरू में जो राजा था। गिलोटीन की सज़ा क्या होती है? एक ऐसा वुड स्टैंड होता है जिसमें बीच में ये वाली जो धार होती है तलवार की बनी होती है, बंदे का यहाँ पर सर रखा होता है और धड़ाक करके ये तलवार, मतलब ये जो पूरा का पूरा मतलब चाकू तलवार टाइप होता है, उसके गर्दन पे गिरता है, उसकी गर्दन अलग हो जाती है। इसको कहते हैं गिलोटीन। प्रिंसिपल ऑफ गिलोटीन हमारे
पॉलिटी में यूज़ करा जाता है। ये क्या है गिलोटीन, और आज के टाइम पे सर काटना तो नहीं होता गिलोटीन, ये मॉडर्न पॉलिटी में क्या कैसे यूज़ करा जाता है, आईआर में इसका मतलब क्या है और इंडियन पॉलिटी के कंटेक्स्ट में इसका मतलब क्या है, ये मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की किसी देश के अंदर होती है ना, तो वहाँ पर गिलोटीन की सज़ा राजा नहीं दे सकता, क्योंकि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन कभी ये लिखेगा कि कोई भी क्राइम कर दे, गंभीर क्राइम कर दे तो उसका गिलोटीन कर दो, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। लेकिन हमें वर्ड टू वर्ड इस बात पे नहीं जाना है कि कोई भी राजा ऐसा नहीं करेगा। मैं पहले आपका बेस बनवा रहा हूँ, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात कर रहा हूँ। क्यों? थोड़ा सा इस चीज़ को डेप्थ में समझ के देखो। भैया सऊदी अरेबिया में भी तो रूलर्स होते हैं, वहाँ पर भी तो किंग का कंसेप्ट होता है, वो तो कर देते हैं सर धड़ से अलग। आपने तो देखा पब्लिक प्रोसिक्यूशन, मास प्रोसिक्यूशन होते हैं। बेबी मूवी आपने देखी है ना, उसमें वो क्या कहता है, ध्यान रखना अगर ये मिशन करते हुए पकड़े गए तो यहाँ पर एक स्क्वायर है, चॉप चॉप स्क्वायर, वहाँ जाकर एक एक पार्ट बॉडी का काट दिया जाएगा और कौओं को खिला दिया जाएगा। जब वो बता रहा होता है अक्षय कुमार, और उसको सुना होगा आपने ये वाला डायलॉग अगर देखी है मूवी तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का कंसेप्ट ही है, यानी कि राजा अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं करता था, बंधा हुआ था संविधान से। इसका एक फाइनल एग्जांपल और बता देता हूँ। जो सबसे सनकी रूलर है प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड का, हिटलर का भी बाप, वो मोटा किम जोंग उन शायद से उसका नाम है, आई थिंक, नॉर्थ कोरिया का रूलर। क्या आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क कह सकते हो? बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन से बाउंड है वो? नहीं ना। ये चीज़ आज के बाद आप इस चीज़ को कभी भूलोगे नहीं, इसलिए मैंने बताया ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये टर्म्स वैसे भी आ सकती हैं, समझ कशिश, ये ऐसे भी आ सकती हैं कि नेपाल किस तरह की मोनार्की थी, क्या थी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ा, लेकिन ये वर्ड्स के ऊपर दिखाना ना इम्पॉर्टेंट है, झलक। ठीक है, मॉडर्न पीरियड में बहुत सालों तक ये ऐसा रहा। पूरे टाइम पीरियड तक नेपाल की हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर हमें बड़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती हैं, और जो कॉमन नागरिक हैं नेपाल के, उनका ये मानना है, उनकी ये ख्वाहिश है और रहती है हमेशा से, कॉमन पीपल ऑफ नेपाल हैव हैड वांटेड अ मोर ओपन और रिस्पॉन्सिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। शुरू से उनका ये मानना रहा है कि जो गवर्नमेंट है ना, वो रिस्पॉन्सिव सिस्टम मतलब क्या, इस वर्ड का ये मतलब होता है सरकार जो है हमारी जिम्मेदारियों परेशानियों के लिए आंसरेबल रहे, ये चीज़ है। बट द किंग, जो वहाँ का राजा रहा है या रहते हैं, वो हमेशा ना एक गड़बड़ी करते हैं वहाँ पर। जब सब कुछ अच्छा चलता है, आप सब कुछ इलेक्शंस के भरोसे और ऐसे ऐसे कुछ भी कर सकते हो, ये लोग क्या करते हैं, वहाँ के जो राजा हैं, ऐसे पास्ट में हो चुका है, आर्मी की वो लोग मदद ले लेते हैं और सरकार के ऊपर बिल्कुल कोबरा सांप की तरह डस के अपने फन फैलाकर गद्दी पर बैठ जाते हैं। ठीक है, और डेमोक्रेसी जिस हिसाब से बढ़ती रहनी चाहिए हर एक देश में, जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो डेमोक्रेसी को और पंख मिलने चाहिए, लेकिन नेपाल में चूंकि राजा जो होता है वो आर्मी की मदद ले लेता है, और जहाँ पर आप आर्मी की मदद ले लेते हो अपनी सत्ता पर बैठने के लिए, तब डेमोक्रेसी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो नेपाल का एक ही ड्रॉबैक है कि अगर आपको क्वेश्चन है कि वहाँ पर नेपाल की डेमोक्रेसी को रिस्ट्रिक्टेड डेमोक्रेसी क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि किंग में सारी चीज़ अच्छी है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना चाहता है, जनता की बात मानता है, लेकिन ज़्यादा रूल करने के लिए, ज़्यादा टाइम पीरियड की रूल के भूख के कारण वो जब आर्मी का सपोर्ट ले लेता है, इसलिए उसको कहा जाता है डैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड डेमोक्रेसी इन नेपाल। अच्छा, आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। जो राजा है उसने, जो भी नेपाल का राजा था, उसने एक्सेप्ट करा कि आगे चलकर 1990 में जब पब्लिक बहुत ज़्यादा हावी हो गई कि एक नए प्रकार से संविधान का निर्माण होना चाहिए, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए। ये क्यों उसने करा? जैसे पाकिस्तान के अंदर और बांग्लादेश के अंदर प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चली थी ना, ऐसी नेपाल में भी चली 1990 में प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट। तो राजा ने ये बोला ठीक है, मैं रेडी हूँ एक नया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, संविधान ऐसा जो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बनेगा और डेमोक्रेसी की प्रिंसिपल्स का पालन करेगा। लेकिन यहाँ पर बोलने में और करने में नेपाल के लोगों का और नेपाल के राजा का रवैया थोड़ा सा अलग रहता है शुरू से। कैसे? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो बन जाती हैं, राजा ने जो वादा करा था और जो नया संविधान बना, संविधान बन गया, संविधान के अनुसार सरकारें भी बन गई, डेमोक्रेटिक वे में बनी और डेमोक्रेसी वहाँ पर फल फूल रही थी। लेकिन ये डेमोक्रेसी, ये खुशी ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाई, क्योंकि इसका शॉर्ट और उथल पुथल वाला, ट्रबल और टर्बुलेंस वाला करियर था डेमोक्रेसी का। पूरे के पूरे 90s के दशक में, यानी कि 1991 से लेकर 1999 तक
यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारे नक्सलवादी लोग होते हैं ना, नेपाल के अंदर पहाड़ी इलाकों में कुछ जो गोरिल्ला वॉरफेयर एक्टिविटीज़ करते हैं उनको हम लोग कहते हैं माओवादी लोग, मॉइस्ट आइडियोलॉजी के लोग जो हैं वो नेपाल में जो है काफ़ी बार इस चीज़ में सक्सेसफुल रहे हैं कि वो अपना इन्फ्लुएंस ना नेपाल के कई सारे इलाकों में फैलाने में कामयाब रहते हैं और डेमोक्रेटिक सत्ता को उखाड़ कर खुद सत्ता में बैठने के लिए लोगों को डराकर धमकाकर जबरदस्ती वोटिंग करवाकर या फिर ऑलरेडी जो सरकार चल रही होती है उसकी नाक में दम कर कर। अब क्या होता है, जैसे आपकी ही कंट्री में, आप ध्यान से सुनना, आपकी ही कंट्री में जब कुछ लोग ऐसे हों, जैसे कहते हैं ना घर का बेदी लंका ढाए, जब आपके ही घर में कोई एक शकुनी बैठा हुआ है घर तोड़वाने के लिए, कोई मंत्रा बैठी हुई है घर तोड़वाने के लिए, आप बाहर वालों से क्या लड़ोगे? आधी एनर्जी तो आपकी अपने घर की मैटरी सुलझाने में जा रही है। तो नेपाल जो है वो, यहाँ पर नेपाल से कनेक्ट करते हैं, नेपाल का कोई दुश्मन नहीं है बाहर, लेकिन नेपाल और इश्यूज पे कैसे फोकस करे जब उसी के देश के कुछ लोग उग्रवादी बन गए हैं, काइंड ऑफ मॉइस्ट बन गए हैं, जो कि ये चाहते हैं ये रीजन अलग हो जाए, वो रीजन अलग हो जाए, हम सत्ता में बैठ जाएं, राजा का मर्डर करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर माओइस्ट ये मानते हैं, दे बिलीव इन आर्म्ड इंसरेक्शन अगेंस्ट द मोनार्क, कि अगर मोनार्क प्यार से ना माने या फिर उसका रूल अगर हमें ना पसंद आने लगे, हम बंदूकें उठाकर बिल्कुल उसकी तख्ता पलट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आर्म्ड इंसरेक्शन का मतलब होता है, आर्म्ड मतलब बंदूकें उठाना, इंसरेक्शन मतलब होता है तख्ता पलट कर देना काइंड ऑफ, या फिर इसको सत्ता से निकालकर उखाड़ फेंकना। किसकी सत्ता? मोनार्क की सत्ता। और जो भी या फिर कोई भी रूलिंग एलिट जो मतलब डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद डेमोक्रेटिक जो भी रूलर्स है उनको उखाड़ फेंकना, ऐसा मॉइस्ट चाहते हैं। इसकी वजह से हमेशा नेपाल के अंदर एक ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से नेपाल जो है ना अपनी ही पारिवारिक समस्याओं में उलझा रहता है। यहाँ पर पारिवारिक समस्या मतलब क्या? अंदरूनी स्ट्रगल में हमेशा नेपाल फंसा रह जाता है। एक क्या, यहाँ पर जो सत्ता की भूख है 3 लोगों के बीच में चलती रहती है, एक राजा, दूसरे मॉइस्ट और तीसरे हैं कौन? जो लोग मतलब मॉइस्ट को आप ऐसे भी कह सकते हो, एक और नाम इनका, मॉइस्ट क्या करते हैं? दे आर इन्वॉल्व इन गोरिल्ला वॉरफेयर एक्टिविटीज। अभी बताता हूं 2 मिनट में इसका मतलब। गोरिल्ला वॉरफेयर एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? गोरिल्ला वॉरफेयर एक्टिविटीज। और तीसरा यहां पर सत्ता के ऊपर काबिज होना चाहते हैं हमेशा से आर्म्ड फोर्सेस वाले, या फिर आप सिंपली कह सकते हो आर्मी। इन 3 लोगों के बीच में हमेशा से नेपाल में कन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है और इसकी वजह से नेपाल अपनी अंदरूनी समस्याओं में फंसा रह जाता है। राजा, मॉइस्ट और आर्मी। मैंने अभी एक टर्म यूज़ करी कि मॉइस्ट जो होते हैं गोरिल्ला वॉरफेयर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। ये टर्म ना, ये वाली टर्म दोस्तों पूरे के पूरे IR में कॉमन है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ नेपाल में ऐसा ये गोरिल्ला वॉरफेयर एक्टिविटीज़ होती है। कशिश ज़रा मुझे बता सकते हो USA को कहाँ की मुंह की चोट खानी पड़ी थी गोरिल्ला वॉरफेयर एक्टिविटीज़ की वजह से? USA को विड्रॉ करना पड़ा था उस कंट्री से पास्ट में? नहीं, इंडोनेशिया में तो गए नहीं। वियतनाम। कौन सी IR पढ़ रहे हो तुम समक्ष? इंडोनेशिया। गोरिल्ला वॉरफेयर एक्टिविटीज़ क्या होती है? आप क्या करते हो यहाँ पर गोरिल्ला वॉरफेयर एक्टिविटीज़ में? आप ना जो रूलर्स होते हैं ना, या फिर आप ऐसा कह सकते हो जो रूलर्स होते हैं, कैसे भी रूलर्स हो, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह, रूलर के साथ हमेशा आर्मी काम करती है। आपको ये चीज़ पता है ना? जैसे मतलब मान लो अगर देश में कोई भी उथल पुथल होगी और सरकार अगर आराम से लोगों को समझाकर बहलाकर फुसलाकर नहीं समझ पा रही, तो वो 2 लोगों की मदद लेगी ना, आर्मी और पुलिस की, प्रशासन की। इसी को बोलूँगा ना मैं, एडमिनिस्ट्रेशन। गोरिल्ला वॉरफेयर एक्टिविस्ट पता है क्या करते हैं? ये ना इन पे अटैक करते हैं, अटैक करने के बाद छुप जाते हैं, जंगलों में छुप गए, गायब हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, बेस बदल के नॉर्मल लाइफ बिताने लगे। फिर दोबारा माहौल शांत हुआ, फिर दोबारा अटैक कर दिया। गोरिल्ला वॉरफेयर एक्टिविस्ट क्या करते हैं? मतलब वो ना एक बार में, मतलब ऐसा समझ जाओ कि किसी को एक बार में मौत नहीं देनी, धीरे धीरे करके उसको जख्मी करना है। अपने आप खून जो बहता रहेगा उससे इंसान के वैसे ही प्राण निकल जाएंगे। तो गोरिल्ला वॉरफेयर एक्टिविस्ट का ये मानना है कि पेड़ को एक ही बार में नहीं गिरा सकते हो, उस पर अलग अलग जगह से वार करो। कटेगा, लकड़ी छटेगी, वो वीक होगा, ऑटोमेटिकली एक दिन ऐसा आएगा वो गिरेगा। आज के बाद मुझसे कभी मत पूछना ये गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स या फिर ट्रिक्स या फिर टेक्निक क्या होती है।
और आप इतना भी समझ गए होंगे ना इसके बाद कि गुरिल्ला वॉरफेयर एक्टिविटीज़ कोई भी कर सकता है, कोई भी। यानी कि जैसे मतलब मान लो कि कशिश आपको अपने एक्स बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप करवाना है, ठीक है। आप एक ही दिन में तो नहीं करवा पाओगे ना कि उसके दिमाग में स्टोरी मेकिंग। आपने उसको उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में एक बात भड़काई, दूसरी बात भड़काई, फिर उनकी लड़ाई हो रही है, आप शांत हो गए, आपने कंधा दिया उसको, फिर 7 दिन बाद और भड़काया। धीरे धीरे करते करते उसके ऊपर चीज़ें इतनी हावी हो जाएंगी, वो कहेगा मुझे रहना ही नहीं है किसी के साथ। कशिश आई एम सॉरी, तू ही अच्छी थी, बाकी सब उसके बाद तो कमी नहीं मिली है। डेमोक्रेसी होगी अश्वरी तो गुरिल्ला वॉरफेयर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूँ जब भी किसी को सरकार को गिराना होता है, जो ये टेक्निक यूज करते हैं कि अटैक करा एडमिनिस्ट्रेशन पे छुप गए, आर्मी पे अटैक करा छुप गए, जंगलों में गायब हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, इस टेक्निक को बोलते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर, गुरिल्ला मतलब जैसे मतलब एक ऐसा समझ लो, मैं एक बात बता रहा हूँ, बंदर ने क्या करा, किसी के चांटा मारा शेर वगैरह का, चुपचाप से पेड़ पे चढ़ गया दोबारा कि आजा आजा, इतनी ऊपर कहाँ से आएगा, और तू आएगा भी तो मैं एक डाल से दूसरी उस पर क्या कहते हैं चढ़ के कूद जाऊंगा, तू कितने पेड़ चेंज करता रहेगा। ये चीज़ है। तो शेर चांटे खाते 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 थक जाएगा और इतना भागेगा, उसके पीछे तो वैसी मौत हो जानी है शेर की। ये चीज़ है। ये जो वॉलेंट कन्फ्लिक्ट होता है किसके बीच में, मैंने अभी आपको तीनों बता दिया, ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट, मॉइस्ट गुरिल्लास के बीच में, आर्म्ड फोर्सेस जो है उसके बीच में, और किंग के बीच में। अभी आर्म फोर्स होता किंग, मतलब अब किंग भी तो कभी कभार सपोर्ट, आपने ऊपर पढ़ा ना, अभी ये देखो किंग भी सपोर्ट ले ही लेते ना आर्मी का। तो यहाँ पर ये ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट चलता है। यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा इस वर्ड को। यहाँ पर ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट चलता है किसके बीच में, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ ब्लू कलर से, ठीक है। एक तो मोनार्क की फोर्सेस के बीच में, राजा की जो आर्मी है, फिर डेमोक्रेट्स के बीच में, और यहाँ पर फिर मॉइस्ट के बीच में। तो यहाँ पर आप ऐसा भी कह सकते हो, ये जैसे एक जो मैंने आपको ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट बताया एक तो ये, लेकिन अब हम इसको चेंज कर देते हैं। कैसे? राजा के साथ अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, राजा, क्योंकि यहाँ पर नेपाल के अंदर जब बैठता है तो वो आर्मी के सपोर्ट कभी कभार ले लेता है। क्यों ले लेता है? इनको रोकने के लिए, मॉइस्ट को रोकने के लिए। फिर इस टाइम पर अब मोनार्क होते हैं, वो तो फैमिली ट्रेडिशन से आते हैं, पता है ना, फैमिली ट्रेडिशन मतलब हेरिडिटरी रूलर्स होते हैं वो। लेकिन अब ध्यान से सुनना, अब हम क्या करते हैं, अब आर्मी दुश्मन नहीं है नेपाल में राजा की, अब कौन है, जो इलेक्शन के थ्रू जो सरकार बनाएंगे, यानी कि डेमोक्रेट्स। ये है एक्चुअल ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट। और आज के बाद आपको इन्हीं तीनों को याद रखना है, इन्हीं तीनों को याद रखना है। अगर ये पाकिस्तान होता तो हम क्या लिखते, डेमोक्रेट्स, टेररिस्ट ग्रुप्स, और किसके बीच में, आर्मी। यहां पर चलता है कन्फ्लिक्ट। लेकिन अब डेमोक्रेट्स मतलब जो बस इलेक्शन से आए, चाहे वो एक पार्टी बनाकर आए, कोलिजन से आए, हमें कुछ नहीं लेना देना, बस, ठीक है। डेमोक्रेट्स मतलब जो इलेक्शन के थ्रू आए हैं। अब एक बार बताओ, फर्क तो है ही ना, मोनार्की कभी इलेक्शन से आएगा, क्वीन एलिजाबेथ कभी चुनाव करवाएगी अपना, नहीं ना, वही वाली बात है। अब क्या हुआ, कहानी आगे बढ़ती है नेपाल में, साल बढ़ते जाते हैं आगे। 2002 में जो राजा था उसने पार्लियामेंट को एबॉलिश कर दिया। कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, इसका मतलब अब राजा जीत गया, पार्लियामेंट को एबॉलिश कर दिया और गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। इसका मतलब डेमोक्रेट्स का करियर उसने खत्म कर दिया। 10 जो लिमिटेड डेमोक्रेसी जो एग्जिस्ट करती भी थी नेपाल के अंदर, राजा ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। 4 साल आगे बीते, अप्रैल 2006 जब वक्त आया, कंट्री वाइड प्रोटेस्ट होने लगे। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, नेपाल में हमेशा शुरू से लोग भूखे हैं डेमोक्रेसी के लिए। मैसिव कंट्री वाइड और प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट करने लगे नेपाल के अंदर। जो प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस थी उनको अपनी पहली जीत तब मिली, फर्स्ट मेजर विक्ट्री, जब उन्होंने राजा को इस बात पर मंजूर करवा लिया, हामी भरवा ली कि अब राजा जो है, जो उसने पार्लियामेंट एबॉलिश करा था, और पार्लियामेंट के वहाँ पर हाउस का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ऐसा मान लो कि हमारी जैसे लोकसभा, तो उधर के हाउस का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इसको राजा ने क्या करा, रिस्टोर कर दिया, जिसको अप्रैल 2002 में डिसॉल्व कर दिया था राजा ने। यहाँ पर देखो, ये 2002 में किंग एबॉलिश करा था। 4 साल बाद एग्जैक्टली अप्रैल 2006 में, 2002 में अप्रैल के महीने में ही एबॉलिश करा, अप्रैल के महीने में ही साल 2006 में, 4 साल बाद उसको रिस्टोर कर दिया। यहाँ पर ये जो मूवमेंट थी ना प्रो डेमोक्रेसी की वॉइस के लिए, ये नॉन वायलेंट मूवमेंट थी। मतलब लोग सड़कों पे बैठे धरना प्रदर्शन कर रहा है, ऐसा नहीं था कि वो गोले बारूद और वो आर्म्स हथियार वगैरह या फिर माओइस्ट के साथ मिलकर
राजा को जान से मारने की रणनीति बना रहे थे, बिल्कुल ऐसा नहीं था। और इस टाइम पर जो प्रो डेमोक्रेसी की वॉइस उठाने वाली जो पार्टी थी वो एक नहीं थी, मल्टी पार्टीज थी। 7 पार्टियों ने अपना संगम बनाया था और नाम रखा था अपनी पार्टी का 7 पार्टी अलायंस। इसके अलावा मॉइस्ट भी कुछ कुछ अच्छे हो गए, तो उन्होंने कहा यार हम दुश्मन नहीं है हमारे देश के, हमें भी डेमोक्रेसी चाहिए। मॉइस्ट भी और कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी, सोशल एक्टिविस्ट जैसे मतलब वही ह्यूमन राइट्स की जो बात करते हैं, जो एनजीओ वगैरह जो चलाते हैं वो। अब नेपाल इसका मतलब जो है, नेपाल एक प्रकार से आपको दिख रहा है कि वो डेमोक्रेसी का उसका जो ट्रांजिशन है कि किस प्रकार से मोनार्की से डेमोक्रेसी की जो हमने कहानी पूरी कवर करी, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है नेपाल के अंदर। नेपाल का एक इतिहास के अंदर बड़ा ही यूनिक रोल रहा है, यूनिक उसकी पोजीशन रही है, बिकॉज इसने जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी ना, ऐसी नेपाल के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। बड़े सारे एग्जाम्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया के अलावा साउथ एशिया में किस कंट्री ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए। देखो इंपॉर्टेंट है ये, और कोई बुक, कोई जीके, कोई लूसेंट, कोई घटना चक्र नहीं बताने वाली इस क्वेश्चन को, ठीक है। कुछ जो सेक्शंस है नेपाल के अंदर वो ये मानते हैं कि जो नॉमिनल मोनार्की है, यानी कि जो नॉमिनल आप जानते हो ना, जो कि इलेक्शन से नहीं आते, या फिर जो इनडायरेक्ट जिनका चुनाव हो जाता है, सिर्फ नामीकरण बोलकर उनको रख दिया जाता है। मोनार्की यानी कि सिर्फ नाम से जो राजा जो बन गया है, वो भी नेसेसरी है नेपाल के अंदर कि पास्ट में जैसा नेपाल का इतिहास रहा है, उनके राजा का परिवार या फिर राजा की पोजीशन उस परंपरा को मेंटेन रखे कि नेपाल के अंदर शुरू से राजा रहा है, तो राजा एटलीस्ट रहने चाहिए, भले ही वो नॉमिनल हो, कहने के लिए राजा हो। जैसे ब्रिटेन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है। आपको क्या लगता है क्वीन एलिजाबेथ के पास बहुत ज़्यादा पावर है आज के समय में? क्या लगता है आपको? नहीं है। रियल पावर पीएम और काउंसिल, हाँ कुछ भी नहीं है, बल्कि पता है साइन, जैसे हमारे प्रेसिडेंट बिल को साइन करते थे ना, एक्ट बन जाता है, बस उतनी पावर है। नाम के लिए खुश होती रहती है बैठ कर के, हम मैं रानी हूँ, हमारा ट्रेडिशन ऐसा है, ये है वो है। इट इज़ जस्ट लाइक जैसे हमारे यहाँ फैमिलीज में, हमारी कंट्री में जैसे बड़ी सारी फैमिलीज नहीं रही है। सैफ अली खान का परिवार भी पटौती परिवार राजा रहा है ना। इसके अलावा सिंधिया परिवार भी राजा रहा है। अंकिता आप जानते हो कि महाराष्ट्र के अंदर ये जो किसका जो पेशवाई है ना, ये आज भी इंटैक्ट है। कई लोगों की अभी भी हवेलियाँ वगैरह बहुत सारी गाँव में पड़ी हुई हैं। लेकिन उससे कहने से क्या मतलब, क्या फ़ायदा? ऐसा तो है नहीं ना कि उनको कि मोदी से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा उनका, या फिर IAS IPS से ज़्यादा वो काम निकलवा लेंगे, नहीं ना। अच्छा क्या होता था, जब हमने इनको रेडी करवाया था ना राजा महाराजाओं को कि तुम भारत को ज्वाइन कर लो और तुम सेपरेट कंट्री या फिर पाकिस्तान में ज्वाइन मत हो, तो हमने इनसे एक एग्रीमेंट साइन करवाया था। कशिश क्या नाम था उस एग्रीमेंट का? क्या नाम था? सारे प्रिंसली स्टेट्स ने जब, हाँ वेरी गुड, प्रीवियस लेक्चर देख चुके हो क्या कि मैं बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर के अंदर? वहीं से पता है तुम्हें या फिर खुद से पता है? ये बताया ना। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कौन था इसके पीछे, इसका आर्किटेक्ट? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ कि सारी जो मतलब रियासतें हैं वो इंडिया को ज्वाइन कर लो, ये कर लो, तब पता क्या हुआ था? प्रिंसली स्टेट्स को हमने ये बोला था कि तुम जो हो, हम तुम्हें हर साल कुछ ना कुछ हर्जाना देते रहेंगे ताकि तुम मतलब अपना खर्चा वर्चा निकाल सको। अब तुम्हारी सेपरेट करेंसी, सेपरेट आर्मी, जैसे हैदराबाद के निज़ाम की रजाकार जो चलती थी, ये सब मेंटेन नहीं रहेगा, लेकिन हम तुम्हें हवेली वगैरह का, इन सब का खर्चा, मतलब हर प्रिंसली स्टेट को 2 करोड़ 2.5 करोड़ मिलता रहता था। ये चीज़ किस प्राइम मिनिस्टर ने ख़त्म करी थी कि इनको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा? बताओ। इंदिरा गांधी। और कौन सी पॉलिसी थी वो? कौन सी पॉलिसी थी वो? नहीं, पॉलिसी कौन सी थी? अमेंडमेंट में तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला, इसमें क्या बोल रहे हो? पॉलिसी थी प्रीवी पर्स, याद है? प्रीवी पर्स कि अब मैं अपने बटुए से कुछ नहीं निकाल के देने वाली। बटुआ मतलब क्या? सरकारी वो बटुआ। उसने कहा अबे यार हमारा पैसा है, तब ज्वाइन करा था, उस टाइम पर हालात अलग थे, घंटा इनको कुछ नहीं मिलने वाला, इनको बोल रहना रहे, वरना चुपचाप करके इनको बिठा दूंगी मैं 2 मिनट में। ये था रवैया उस लेडी का।
इंदिरा गांधी जी का, शी वॉज अ वेरी बोल्ड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, एंड द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द लास्ट वन ऑल्सो, अभी तक तो उनके बाद कोई बनी नहीं है, ठीक है। जो मॉइस्ट ग्रुप्स थे उन्होंने एग्री करा कि अब ना वो, जैसे आपने ऊपर देखा, यहाँ पर देखो मॉइस्ट ने हथियार डाल दिए, तभी तो वो ज्वाइन कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी की मूवमेंट को, यहाँ पर देख रहे हो 7 पार्टी अलायंस के साथ मॉइस्ट और सोशल एक्टिविस्ट है। मॉइस्ट ने बोला, माओवादी लोगों ने, येस वी आर रेडी कि हम अपनी जो आर्म्ड स्ट्रगल है ना, हम उसको सस्पेंड करते हैं, हमें नहीं करनी आर्म्ड स्ट्रगल, हम मान गए हैं कि नेपाल हमारा है, हमारा देश है, हम अपने देश के विरुद्ध जाकर कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते और यहाँ के लोगों को हार्म नहीं करना चाहते। उन्होंने बोला, देखो माओइस्ट बोल रहे हैं, हृदय परिवर्तन देखो भाई साहब, बिल्कुल गांधी बन गए माओइस्ट तो यहाँ पर। उन्होंने बोला जो संविधान है, हम ये चाहते हैं संविधान के अंदर ना हर प्रकार के ऐसे सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्राम्स को रीस्ट्रक्चर करा जाए जो रेडिकल हो, यानी कि रेडिकल तरीके से प्रोग्राम्स आने चाहिए कि मतलब एकदम से जैसी कोई अभी बातें नहीं होती, लोगों को रोजगार दो, पढ़ाई लिखाई पर मतलब सरकार फोकस करवाए, स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए। जब ये सारी चीज़ें मिलेगी, हमारे पास कमाइयों के साधन रहेंगे, हम काय को बंदूक के तोपे उठाएंगे। तो सारी की सारी जो पार्टीज थी नेपाल के अंदर, 7 पार्टी अलायंस, ठीक है, लेकिन वो मॉइस्ट के इस प्रोग्राम से एग्री नहीं करी थे, तो वो एक ही ग्रुप का पार्ट, लेकिन जो मॉइस्ट का ये था ना कि रेडिकल प्रोग्राम्स आने चाहिए, सोशल इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, 7 पार्टी अलायंस ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मॉइस्ट और जो दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप्स थे वो ना एक शक की नज़रों से देख रहे थे कि जब नई सरकार बनेगी नेपाल के अंदर तो वो कैसी होगी, ठीक है, और इंडियन गवर्नमेंट का क्या रोल होगा इसके अंदर। जैसे अब यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की बात पता है क्यों लिखी गई है? इंडिया और नेपाल के रिलेशंस इस टाइम पर ऐसे थे, इतने हाई पॉइंट पर थे कि भारत ने बोल दिया था नेपाल हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है, छोटे भाई की तरह है, हम बॉर्डर पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। तो आपको पता है ना, वीज़ा पासपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं लगता, नेपाली इसलिए तो आराम से यहाँ पर आ जाते हैं। और नेपाल के फ्यूचर को लेकर वो चिंतित थे, मॉइस्ट और कुछ मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज के ग्रुप थे। फाइनल चीज़ 2008 में नेपाल जाकर बनता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, यानी कि यहाँ पर प्रेसिडेंट का कंसेप्ट आया। आफ्टर एबॉलिशिंग मोनार्की, किंगशिप यहाँ से खत्म हो गई। तो जो ऊपर डिमांड चल रही थी ना कि इतने टाइम से परंपरा है किंग की, तो एटलीस्ट नॉमिनल मोनार्की तो होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें खत्म हो गई, मोनार्की का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। और 2015 में नेपाल ने अपना नया संविधान ड्राफ्ट करा। ये डिटेल में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये देखो क्या बोल रही है अंकिता की बहन, नेपाल साउंड्स रियली एक्साइटिंग, आई विश आई वॉज अ नेपाली। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे श्रीलंका से, ठीक है। श्रीलंका के अंदर हम लोग जानेंगे सिनालीस तमिल्स का इशू, लट्टे का इशू जानेंगे, और किस प्रकार से इंडियन आर्मी जो लट्टे के साथ भिड़ती है और एक कमीना पर्सन प्रभाकरण, उसकी वजह से हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हो जाता है, बम लगाकर उनको एक 16 साल की लड़की उड़ा देती है। इस सारी क्यूरियोसिटी को जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।